वेलकम टू शॉर्टकट गाइस, दिस इज शाइन सर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सोशल साइंस का, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये चैप्टर हमारे इंडस्ट्री के बारे में हमें बताएगा कि भारत के अंदर किस प्रकार के इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी जगह पर स्थित हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जस्ट फॉर ग्रेट नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस देश के अंदर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं वो देश हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। इंडस्ट्रीज़ जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तो जो हमारे सामान था, जो भी इसमें मैन्युफैक्चर किया जाता था, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। यानी कि आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चीज़ें बनती थी वो और ज़्यादा बनने लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। The process in which man can change the natural resources into usable conditions according to his intellectual, cultural and economic capacity is called industry। तो इंडस्ट्री के लिए हम डेफिनेशन की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। ये आप सब लोग जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके इंसान जो है वो इन चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज को वो अपने इंटेलेक्चुअल यानी कि अपनी बुद्धि से, अपने कल्चर से या फिर अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के द्वारा तैयार चीज़ों में बदल देता है जिसको वो यूज़ कर सकता है। अब जैसे हम बात करें अगर हमें शुगर केन की, तो शुगर केन हम ज़मीन में उगाते हैं। इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री। बट शुगर केन, अगर आप चाहें कि आप चाय बनाने के लिए शुगर का यूज़ करते हो, अगर आप चाय के अंदर शुगर के बिना गन्ना यानी कि शुगर केन डालकर उसको मीठा नहीं कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो है वो होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम चीज़ें वैसी तैयार करते हैं जो हम यूज़ कर सकें। तो हम डायरेक्टली शुगर केन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम उससे तैयार करते हैं शुगर और जगरी। एक और एग्जांपल इसका लें, हमें जूते जो हम लोग शूज़ वगैरह पहनते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं चमड़े से। और ये जो चमड़ा है यानी कि जो लेदर इंडस्ट्री है वो, अगर हम डायरेक्टली सोचें कि चमड़ा जानवर के चमड़े से हम लोग डायरेक्ट चमड़े का जूता बना लेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। हम उसे प्रोसेसिंग के द्वारा उसकी चीज़ें बनाते हैं। चमड़े के जूते हो गए, चमड़े के बैग्स हो गए, पर्सेज हो गए, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें, इवन बेल्ट्स वगैरह भी बनती हैं। तो सब चीज़ें जो है इंडस्ट्री में ही बनती हैं। तो इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। In India, the industrial traditions are found since Indus Valley Civilization। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी हम जानते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, तो आप मेरा पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें मैंने एक चैप्टर एक्सप्लेन किया है जो कि जूनियर क्लासेस का है, फ्रॉम क्लास 6th, जिसका नाम है द बर्थ ऑफ अ सिविलाइजेशन, जिसमें मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। तो अगर आप वो चैप्टर सुनेंगे तो आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारत की हमारी जो सिविलाइजेशन थी उसमें हमें पता लगा है, उसमें भी कि इंडस्ट्रियल ट्रेडिशंस हमारे थे उस समय भी, यानी कि हम तब भी इंडस्ट्रीज़ का उपयोग करते थे। हमारे यहाँ तब भी इंडस्ट्रीज़ थी। एट दैट टाइम इंडिया यूज्ड टू प्रिपेयर कॉटन टेक्सटाइल। उस टाइम इंडिया क्या बनाता था? कॉटन टेक्सटाइल, देन क्ले यूटेंसिल्स यानी कि मिट्टी के बर्तन, थिंग्स ऑफ बेल मेटल की चीज़ें, फिर बीड्स, ये सब चीज़ें भारत बनाता था। 18th सेंचुरी तक इंडिया वॉज अहेड इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। 18वीं शताब्दी तक भारत जो था वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी काफ़ी आगे था, यानी कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी वेल डेवलप्ड थी यहाँ पर। इंडिया वॉज ऑल्सो अहेड इन हैंडीक्राफ्ट एंड इन कटेज इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट और कटेज इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें भी भारत काफ़ी आगे था। कौन सी इंडस्ट्री? कटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देयर वाज अ हैवी डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ, मेटल यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स। हम जानते हैं कि भारत की जो चीज़ें थी, उस भारत में बनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी विदेशों में, जैसे कि इंडियन कॉटन क्लॉथ, देन मसलिन, देन मेटल यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स। ये सब चीज़ें भारत की जो थी इनकी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। Now with the beginning of industrial revolution in England, the Britishers used to take away raw material, especially raw cotton। अब सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में पहले हुई थी, उसमें इंग्लैंड जो था, जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो अंग्रेज़, जब उस समय अंग्रेज़ों ने भारत पर रूल किया था, जब अंग्रेज़ भारत पर कब्जा करके बैठे हुए थे, तो हमारे यहाँ से वो रॉ कॉटन था, जो यानी कि कॉटन, जो कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल है,
रॉ कॉटन को वो इंग्लैंड भेज देते थे। दे यूज्ड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ सेलिंग द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड एट अ हायर प्राइस इन इंडिया। वे तैयार चीज़ों को, यानी कि जो चीज़ें वहाँ पर तैयार की जाती थी, यानी कि इंग्लैंड में जो तैयार होती थी गुड्स, उनको वो हायर प्राइस पे, यानी कि तय से ज़्यादा दाम पे वो भारत में बेचते थे। सो द इंडियन मार्केट वुड कोलैप्स। तो इस प्रकार से इंडियन मार्केट जो थी वो कोलैप्स हो गई, धीरे धीरे वो गिरने लगी और अंत में डैमेज होगी कंप्लीटली। दिस डैमेज्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंडियन क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडिया हैवीली। इससे भारत की जो इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे, जो कारीगर थे, वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा उनको और वो इससे बाद में संभल नहीं पाए। आगे हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ की तरफ। इंडस्ट्रीज़ का इंपॉर्टेंस। टुडे द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस डिपेंड ओनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आज अगर हम बात करें तो किसी भी देश की जो वहाँ का जो एग्जिस्टेंस है, वो देश किस प्रकार का, उसका अस्तित्व जो है वो टोटली डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। कि इंडस्ट्रीज़ अगर वहाँ पे डेवलप्ड हैं तभी हम कह सकते हैं कि वो देश डेवलप्ड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर किसी देश को इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो और उसकी वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि इंडस्ट्री डेवलप होगी तभी वो इकोनॉमिकली साउंड होगा वो देश। दोज कंट्रीज विच हैव डेवलप्ड मोर इंडस्ट्रियली हैव स्ट्रेंथन्ड देयर इकोनॉमी इक्वली। अब आगे हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के बारे में। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल ब्रोक द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। अब अंग्रेज़ों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, यानी कि रूल करने की जो पॉलिसी थी, उसने भारतीय इंडस्ट्री की बैकबोन तोड़ दी। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत की इंडस्ट्री को र्यून करके, उसको तबाह करके इंग्लैंड की इंडस्ट्री को प्रॉस्पर किया और फ़ायदा कमाया। वो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और तैयार करके माल भारत जैसे देशों के अंदर, जो दूसरे देश भी थे, वहाँ पर वो बेचते थे महंगे दामों पे और फ़ायदा कमाते थे। During slaver period, industries with modern methods could not be started in India. Slaver period, यानी कि हम बात कर रहे हैं slaver period, मतलब जब भारत गुलाम था उस समय मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज थी विद मॉडर्न मेथड्स वो भारत में हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, इतने ज़्यादा हम लोग ना ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, एजुकेशन का अभाव भी था, जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश वगैरह है, तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। इन 1853 द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन फर्नेस बेस्ड ऑन चारकोल वाज फाउंडेड। 1853 के अंदर पहली एक आयरन फर्नेस लगाई गई भारत के अंदर, जो कि चारकोल बेस थी, यानी कि जिसको चारकोल के बेस पर चलाया गया था। यानी कि वो इंडस्ट्री, यानी कि बिजली वगैरह किसी चीज़ से नहीं चलती थी, दैट वाज बेस्ड ऑन चारकोल। ये पहली बार चालू की गई थी भारत के अंदर, बट इट फेल। देखिए ये क्या हो गई, फेल हो गई। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वाज मेड इन 1854। पहली जो अटेम्प्ट सक्सेसफुल रही वो 1854 में रही, जब कॉटन इंडस्ट्री लगाई गई थी। देयर आफ्टर अ जूट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड। फिर एक जूट मिल लगाई गई जो कि 1855 के अंदर लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी? रिसरा नियर कोलकाता। फिर हम लोग 1874 में चलते हैं और वहाँ पर हमने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की एट कुल्टी फॉर मेकिंग आयरन। ये इंडस्ट्री बनाई गई थी किसके लिए? आयरन बनाने के लिए, जिसको कुछ सालों के बाद क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। यानी कि 1874 में जो इंडस्ट्री चालू की गई थी आयरन वाली, उसे हमें थोड़े समय के बाद बंद करना पड़ा। इट वॉज रीस्टार्टेड, इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया 1881 के अंदर। इन 1907 की बात करें तो न्यू डायमेंशन वॉज प्रोवाइडेड विद द फाउंडिंग ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। 1907 के अंदर एक नया सूरज उगा भारत के अंदर, टिस्को का उदय हुआ। टिस्को क्या है? टिस्को है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जमशेदपुर में फाउंड की गई थी, चालू की गई थी। इसके बाद भारत के अंदर स्टील इंडस्ट्री बहुत डेवलप होने लगी। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में, कि इंडस्ट्रीज को किस आधार पे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे बांटा जाता है। इंडस्ट्रीज को अगर डिवाइड किया जाए तो हम डिवाइड कर सकते हैं लेबर के हिसाब से, ह्यूमन लेबर, फिर ऑनरशिप के आधार पे, एंड इवन द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है उसके आधार पे भी उसको हम बांट सकते हैं। On the basis of human labor, the industries can be divided as small scale and large scale. अब
वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के आधार पे हम बांट सकते हैं स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल जहाँ पर कम मजदूर काम करते हैं, लार्ज स्केल मतलब जहाँ पर बहुत मजदूर काम करते हैं। Those industries where more employment is available is known as large scale industry, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है, उसे हम कह सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। When an industry is under the direction of an individual's ownership and the number of laborers is also less, it is called small scale industry। अब कोई इंडस्ट्री जहाँ पर नंबर ऑफ लेबर्स यानी कि लेबरर्स की संख्या कम हो और वो इंडिविजुअल ऑनरशिप यानी कि उसका कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर व्यक्ति ऑनर हो उसका, तो उसको हम कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती है। बिसाइड्स दीज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज, इसके अलावा हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइवेट, पब्लिक, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव ग्रुप्स के अंदर भी। So industries can be classified in many ways. On the basis of the source of the raw material, the industries can be classified into agro-based and mineral-based. अगर हम raw material के तौर पे बात करें तो इंडस्ट्रीज को हम बांट सकते हैं एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे आधारित हैं, यानी कि जिनका जो रॉ मटेरियल है वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमें पता लगेगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो मिनरल पे बेस्ड हैं, यानी कि जो ज़मीन के नीचे से हमें मिनरल्स मिलते हैं, रिसोर्सेज हैं हमारे, उनके आधार पे हम जो इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं उन्हें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को। तो अब हम चलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की तरफ। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, ये सब इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे बेस्ड हैं, इसीलिए हम इनको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है भारत की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो पहली इंडस्ट्री है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 3.5 करोड़ पीपल। लगभग इसके अंदर 3.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। ये इंडस्ट्री जो है ये मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है हमारे देश के अंदर। भारत का जो रैंक है वो चाइना के बाद आता है, यानी कि इंडिया होल्ड सेकंड रैंक, भारत का दूसरा नंबर आता है चाइना के बाद इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। यानी कॉटन टेक्सटाइल अगर हम एक्सपोर्ट करने की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है और दूसरा नंबर हमारे देश का आता है। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही भारत भी इसमें फर्स्ट रैंक होल्ड करे। इट इज़ द मेन इंडस्ट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है प्रोडक्शन के नज़रिए से भी और एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से भी, क्योंकि ये भारत में एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो हमें इसमें भी नंबर 1 होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। सबसे पहली कॉटन मिल कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में। उसके बाद शाहपुर मिल्स एंड कैलिको मिल्स एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद इन गुजरात। In the initial years, the cotton textile mills were established in Mumbai and Ahmedabad. सबसे पहले शुरुआत की बात करें तो मुंबई और अहमदाबाद में ये कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लगाई गई थी। These mills were established due to cheap cotton availability of labor. इनको वहाँ क्यों लगाया गया था? क्योंकि कॉटन काफ़ी सस्ता था वहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र में और गुजरात में कॉटन काफ़ी उगाया जाता है, फिर लेबर भी काफ़ी थी, फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी, एंड पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए पोर्ट्स भी थी। मुंबई और गुजरात जो है अच्छे पोर्ट्स माने जाते हैं यहाँ पर, एंड फेवरेबल मार्केट्स, और मार्केट्स भी फेवरेबल थे, इस कारण से इनको लगाया गया था। टुडे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन अबाउट 100 सिटीज ऑफ द कंट्रीज। आज कॉटन इंडस्ट्रीज जो है लगभग 100 शहरों के अंदर लगी हुई हैं। द मेन ट्रेडिशनल एंड इम्पॉर्टेंट सेंटर्स एट प्रेजेंट आर, आज के अगर मेन सेंटर्स की बात करें तो मुंबई, अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स आज माने जा सकते हैं। देयर आर मोर मिल्स इन मुंबई इन महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा मिल्स जो हैं वो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में हैं।
Hence it is called as Cotonopolis ऑफ इंडिया। इसी कारण से मुंबई को कोटोनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये वर्ड आपको याद रखना है। विच सिटी इज नोन एज द कोटोनोपोलिस ऑफ इंडिया? इट्स मुंबई। द इंडस्ट्री इज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड एट पुणे। इसके अलावा ये शहर जो हैं इनके अंदर भी इंडस्ट्री डेवलप्ड है। गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद जो है उसको मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, या फिर इसको डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम अहमदाबाद को दिए गए हैं, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट एंड डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। बिसाइड्स सिटीज़ लाइक, इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और सिटीज़ की जो यहाँ पर दिए गए हैं, वडोदरा, कलोल, भरूच एट्सेट्रा, ये सब जगह भी हैं जहाँ पर ये इंडस्ट्री अच्छे से फल फूल रही है। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में, वो मेन सेंटर है इस इंडस्ट्री का। कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। इसके अलावा चेन्नई और मदुरई जो है वहाँ भी कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं। इसके अलावा कुछ और सेंटर्स के नाम आप यहाँ पर पीछे नीचे वाले पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं और आप जान सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये ज़्यादा डेवलप हुई है। Extensive market centers, transportation, banks and electricity have contributed considerably in decentralization of this industry. Today, cotton textile industry is facing a tough competition due to the factors like inadequate supply of best variety of cotton. आज जो हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन फेस कर रही है, यानी कि हमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बेस्ट वैरायटी का जो कॉटन है वो भी हमारे पास नहीं मिल पा रहा है हमें। हमारे पास नई मशीनें भी नहीं हैं, ओल्ड मशीनरी का यूज़ हो रहा है। फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई में भी रेगुलरिटी नहीं है। फिर कंपटीशन फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर, कॉटन जो है उसको आर्टिफिशियल फाइबर से बहुत ज़्यादा टक्कर मिल रही है, कंपटीशन मिल रही है मार्केट में। एंड कीन कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट, और ग्लोबल मार्केट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है भारत को। भारत जो है एक्सपोर्ट्स कॉटन टेक्सटाइल क्लोथ टू रशिया। भारत से जो कॉटन टेक्सटाइल है वो कहाँ कहाँ जाता है? रशिया, यूके, यूएसए, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़। तो भारत दुनिया में काफ़ी जगहों पर कॉटन टेक्सटाइल भिजवाता है, एक्सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो हमें इस इंडस्ट्री को, सरकार को चाहिए कि इसको और ज़्यादा डेवलप करने की दिशा में कदम उठाए। अगर ये इंडस्ट्री डेवलप होती है तो एक तो विदेशों में हमारे माल की जो डिमांड है वो और बढ़ती रहेगी, दूसरा देश के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट समस्या है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को काम मिल जाता है।